नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए बकुल कथा का 24वां अध्याय। बकुल कथा के सारे आगे के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अन्य कहानियों का लिंक है, आप वहाँ जा कर के चेक कर सकते हैं। आईएससी स्टूडेंट्स के लिए प्रश्न उत्तर के साथ ही मैंने जो आईएससी की हिंदी कहानियां हैं उसको उन्नति की वाणी चैनल में दिया है, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप प्लीज़ वहां जाकर के चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बकुल कथा का 24वां अध्याय। अब तक हमने देखा कि शंपा सत्यवान के साथ अपनी सजली बुआ के घर चली जाती है, जहाँ जाकर सत्यवान बीमार पड़ जाता है। अब ठीक होकर जब वो वापस आता है तो उसके फैक्ट्री में लॉकडाउन हो जाता है और वह अनामिका देवी से मिलना चाहता है। और अनामिका देवी किसी सभा में गई हैं, किंतु रास्ता साफ नहीं है, इसलिए उनकी गाड़ी ट्रैफिक जाम में अटक जाती है। अब आगे, आखिर किसी समय रास्ता साफ हुआ, सामने की गाड़ियां खिसकी, गाड़ी नवीन नगर की ओर बढ़ी। ये लोग जब सभानेत्री को लेकर पहुंचे तो समाप्ति संगीत हो रहा था। सभानेत्री की ओर फिर किसी ने विशेष ध्यान भी नहीं दिया। सचिव ने तमतमाते चेहरे से हॉल के पीछे से एक बार उन्हें मंच पर पहुंचाया, घोषणा की, विवशता से सभानेत्री समय पर नहीं पहुंच सकी, अब आ गई हैं। वह विवशता किनकी ओर से थी यह नहीं कहा गया। गीत चलता रहा। हॉल के मालिक तकाजा कर रहे थे, सभानेत्री के भाषण का समय अब नहीं है। फिर भी वह सभानेत्री ही हैं, यह बताने के लिए माइक पर तो आना ही पड़ा। उससे पहले अनामिका ने प्रश्न किया। माँ ने सिर्फ जरा बोलने के लिए ही बोली, मुख्य अतिथि आए थे? सचिव ने खींचे हुए मुंह से कहा, नहीं, किसी जरूरी काम से वे भी नहीं आ सके, फोन करके बताया। हॉल छोड़ देना था। फिर भी अनामिका को रिहाई नहीं मिली। उन्हें जाकर पाठागार में बैठना पड़ा। चाय संदेश खिलाए पिलाए बिना कैसे छोड़ सकते हैं। और फिर पुस्तकालय की जन्म पत्रिका दिखाने से लेकर उसके 23 वर्ष के जीवन का सारा इतिहास भी तो सुनना है। अनामिका देवी से मेयर की जान पहचान है। यदि वे गर्ज की इतना पेट्रोल जलाकर लाने के बाद किसी उपयोग में नहीं लगा सकते। रास्ते के विघ्न की बात उठी। स्थानीय एक भले आदमी ने खुले गले से कहा, उनका क्या दोष है, कहिए। उनके सामने कोई आशा नहीं, भरोसा नहीं। उनके सिर पर बेकारी की यंत्रणा से हमेशा ही खून सवार है। पता है बंगाल में आज शिक्षित बेकारों की संख्या कितनी है? नौकरी नहीं है। साधारणतः ऐसी बातों पर अनामिका तर्क नहीं करती, करना सुहाता भी नहीं। इसके विरोध का मतलब ही है सहानुभूतिहीनता, अमानविकता। लेकिन आज बड़ी तकलीफ हुई, खामखा ही तकलीफ, इसलिए बोल उठी। खून किस पर कब सवार होता है इसका लेखा रखा जा सकता है। नौकरी नहीं है तो क्या करने को और कुछ नहीं? क्या करेंगे? वह सज्जन क्रुद्ध स्वर में ही बोले, व्यापार। व्यापार करेंगे तो पूंजी कौन देगा? अनामिका आखिर तर्क में उतरी, क्योंकि उन सज्जन के ढंग से सोचा जा सकता था कि बेकारों की इस विपुल संख्या की अनेकांश में अनामिका भी दोषी है। अनामिका ने कहा, कोई किसी को कुछ नहीं देता, समझे? वैसी आशा करना ही बेकार है। अपने जीवन की पूंजी से ही संग्रह करना चाहिए। चाहिए चाहिए कहने से हो गया? भले आदमी खिजला उठे, कोई युक्ति सम्मत बात बोलिए। अनामिका गंभीर हंसी हंसकर बोली, मेरे पास युक्ति ग्राह्य एक ही बात है। बंगाल में बंगाल से बाहर के लाखों लाख बेकार लोग आते हैं, साल में करोड़ों करोड़ों रुपए कमाते हैं। वे सब लोग अपने साथ ढेरों रुपए लेकर आते हैं, मुझे यह विश्वास नहीं, लेकिन इन रुपयों की लूट वे करते हैं, ये तो स्वीकार नहीं कर सकते। इस बंगाल से ही लूटते हैं, आखिर कैसे होता है? वह सज्जन पल भर चुप रहे, फिर उसी जोर से बोले, उनकी बात छोड़िए। वे लोग एक बेला सत्तू खाकर और एक बेला मिर्च के अचार के साथ रोटी खाकर व्यवसाय व्यवसाय करके चक्कर काट सकते हैं। हमारे घर के लड़के तो वैसा नहीं कर सकते। लेकिन क्यों? भले आदमी ने तीखे गले से कहा, यह मैं क्या बताऊं, कहिए। बंगाली का कल्चर अलग है, ये रुचि अलग है, शिक्षा दीक्षा अलग है। फिर तो क्या उपाय? अनामिका हंसी। ठीक इसी समय एक ने आकर कहा, आपको एक आदमी ढूंढ रहा है। मुझे? अनामिका चौंकी। कैसा आदमी है? कैसा क्या? ऐसा है कि खूब काला है, जरा वो क्लास का। खूब काला, जरा वो क्लास का। एक ही लम्हे में अनामिका ने आकाश पाताल सोच लिया। बोली, क्या कह रहा है? आपसे मिलना चाहता है? कोई वजह नहीं बता रहा? बता रहा है किसी की कोई चिट्ठी आपको देनी है। कैसी चिट्ठी? किसकी चिट्ठी? मन आलोदित हो उठा। धीरे से बोली, यहीं बुला लाओ। कमरे में हल्की गुंजन सी हुई। यहाँ क्यों रे बाबा? जाने कौन है, किस मतलब से खोज रहा है? आजकल समय बुरा है, खोज ही करनी है तो इनके घर आए ना, एकाएक यहाँ।
परंतु सभा नेत्री को यह तो कहा नहीं जा सकता कि आप बाहर जाकर देखें, इसलिए सभी जरा ठीक से बैठ गए। वह आदमी आकर दरवाजे के पास खड़ा हुआ। संभवतः सबको ही उसने नमस्कार किया। उसके बाद बड़ी सावधानी से बोला, आपके लिए एक चिट्ठी है। अनामिका ने एड़ी चोटी उस पर नजर डाली, फिर तुरंत कोई बोल उठा, यही है वे। अनामिका ने उसे अपनी आंखों से कभी देखा नहीं था, फिर भी पहचाना हुआ सा लगा। कुर्सी से उठकर जरा बढ़ती हुई बोली, किसने दी है चिट्ठी? पढ़कर ही जानिएगा। पैंट की जेब से निकालकर चिट्ठी बढ़ा दी। बंद लिफाफा पर उस पर लिखे हरफों से ही तिराया एक झकमक चेहरा। अनामिका ने धीरे से कहा, कहाँ है वह? सब उसी में लिखा है। अच्छा तुम जरा रुको, चले मत जाना। वह मुड़ी, इन लोगों से बोली, देखिए मुझे एक जरूरी काम से तुरंत जाना है, कृपा करके अगर गाड़ी। अरे आपने तो चाय वाय भी नहीं पी। अरे छोड़िए, पीने को जी भी नहीं है, जरा गाड़ी। जरा मतलब जल्दी, लेकिन यह वो कहाँ से? पुलिन बाबू की गाड़ी तो है नहीं। वह तो सभा नेत्री को पहुंचाकर ही पुलिन बाबू के पास पहुंच गई, तो टैक्सी। लिहाजा काफ़ी देर इंतजार किए बिना कोई उपाय नहीं। चिट्ठी उनके हाथ में आग सी जल रही थी, परंतु यहाँ कहाँ खोले उसे। यह चिट्ठी यहाँ खोलकर पढ़ने की है। जिन सज्जन ने तर्क शुरू कर रखा था वे हताश होकर चले गए और बाहर जाकर बूढ़ेदा से बोले, जबरन तर्क समझे बूढ़ेदा, इतनी बड़ी एक समस्या का यह एक ही बात में बिल्कुल उड़ा देना चाहती हैं। बेकारी की समस्या जैसे कोई समस्या ही ना हो। क्यों ना कहे भैया, बड़े आदमी की बेटी बिया शादी किया नहीं, बाप की अट्टालिका में रहती है, खुद कलम घिसकर मोटी रकम जो कमाती है। बेकारी की मुसीबत क्या है, इसे कैसे समझे? लेकिन यह निग्रो पैटर्न का छोरा कौन है, यह तो कहो। और चिट्ठी ही किसकी है? देखो, हाथ में लेते ही चेहरा कैसा हो गया। देखा, लेकिन बंद लिफाफा खोला नहीं। यह देखा, सब देखा। मतलब कि जानी बात है, चिट्ठी आएगी। और क्या चिट्ठी आएगी? कोई बात है, समझे। चिट्ठी देखते ही जाने के लिए कैसे उतावली हो गई। देखा, कहा जरूरी काम है। अरे बाबा, खत को तुमने खोला नहीं, उस आदमी ने कुछ कहा नहीं, और तुम जान गई जरूरी काम है, तुरंत जाना होगा। कहा तो जानी हुई बात है, क्या पता किस पार्टी का माजरा है या नहीं, अंदर ही अंदर कौन जाने क्या करता है। अच्छा, छोरे का चेहरा तो बिल्कुल भले आदमी जैसा नहीं है। छोड़ो, अभी भले भले उन्हें पहुंचा दो। साथ में कौन जा रहा है? स्वप्न ले आया, वही जाएगा। इस छोरे को तो रुकने को कहा, जहां तक समझता हूँ उसे भी साथ लेंगी, फिर तो मुश्किल है। स्वप्न को साथ भेजना ठीक होगा, क्या पता पार्टी फाटी। जब तक टैक्सी नहीं आई और यह गुप्त मंत्रणा चलती रही और निश्चित विश्वास के साथ यह घोषणा हुई कि इन महिला पर आवरण चाहे जो हो, किसी पार्टी के साथ इनका संपर्क जरूर है। संदेह निश्चित विश्वास में बदल गया जब अनामिका देवी ने कहा, गाड़ी जब घर की नहीं टैक्सी है तो ये लड़के खामखा कष्ट करके इतनी दूर क्यों जाएं, लौटने में असुविधा होगी। यह लड़का मेरा जाना सुना है, यह उधर ही जाएगा। इसी के साथ एक दूसरे की ओर ताककर ये लोग गूढ़ अर्थपूर्ण हंसी हंसे। उसके बाद विनयपूर्वक बोले, ठीक होगा, ये हम लोग लिवा लाए। उससे क्या, मैं तो स्वयं कह रही हूँ, चिंता की कोई बात नहीं। गाड़ी पर सवार हुई। उस हफ्सी से छोकरे को कहा, आ जाओ। गाड़ी के स्टार्ट होते हुए बोले, रुकिए जरा, आपको वो। जेब में हाथ बढ़ा। अनामिका ने कहा, ठीक है ठीक है। उन लोगों ने पॉकेट से हाथ निकाल कर कहा, नहीं नहीं, आप क्यों? गाड़ी चलने की आवाज़ में उनकी आवाज़ खो गई। कुछ दूर जाने पर अनामिका ने कहा, तुम्हारा नाम सत्यवान है? जी। उससे तुम्हारी कहाँ भेंट हुई थी? वह तो बहुत बहुत बात है, मुख्तसर में समझा दो। सत्यवान सिर को सीधा करके बैठ गया। साफ शब्दों में कहा, बिगड़कर घर से भागकर वह मेरी मेस में गई थी। उसके बाद मुझे साथ लेकर चंदन नगर से सजली बुआ के यहाँ। चंदन नगर? सजली बुआ के यहाँ? अनामिका प्रायः आत्र स्वर में बोल उठी, वहीं है शंपा? जी हाँ, मैं भी था, लौटने का उपाय नहीं था, बहुत बीमार पड़ गया था। धीरे धीरे शंपा की खबर मालूम हुई। अनामिका को सजली दी पर हठात भयानक अभिमान हो आया। बकुल को कितनी तकलीफ हो रही थी, इसका ख्याल होना उचित नहीं था उसे। मन के अगोचर कुछ नहीं। स्वयंवरा शंपा की पसंद की विशेष तारीफ नहीं कर पा रही थी अनामिका, फिर भी शंपा के लिए मन में प्रत्यय था, इसलिए उससे ममता से ही बात कर रही थी। क्या लिखा है तुम्हें मालूम है? जी नहीं, मुझे बंद लिफाफा ही दिया उन्होंने। अनामिका को जरा हंसी आ गई। इसी अदब से ये गृहस्थी करेंगे, शहजादी और काफी कृत दास की तरह। रात हो गई थी। सूने रास्ते पर गाड़ी बड़े मजे में चल रही थी। एकाएक फिर उसी समय की तरह रुक जाना पड़ा। फिर जुलूस नहीं। इस समय जुलूस वाले खून के बदले खून नहीं मांग रहे थे। रोशनी से आगे चौधियाते हुए बैक पाइप बजाते हुए जा रहे थे। दूल्हा जा रहा है ब्याह के लिए। अनामिका के होठों पर जरा हंसी फूटी। आज की यात्रा बुरी नहीं। चलते वक्त खून के बदले खून और लौटते वक्त बाजा गाजा रोशनी बत्ती, लेकिन रास्ता दोनों रोक रहे हैं। यही तो है कलकत्ते का चरित्र।
यह एक आंख से हंसता है, एक आंख से रोता है, एक हाथ से छुरी बजाता है, दूसरी से बांसुरी। घर के पास पहुंचने के पहले ही सत्यवान ने कहा, मैं उतर जाऊं? लेकिन चिट्ठी तो मैंने अभी पढ़ी ही नहीं, पढ़कर देख लूं यदि जवाब देने को कुछ हो। नहीं नहीं, जवाब आप खत से ही दीजिएगा, मैं तो अभी जा नहीं रहा हूँ। अनामिका ने साफ सीधे पूछा, तुम लोगों की शादी हो गई? उसने सिर झुका लिया, नहीं। तो इस तरह से इतने दिनों से साथ घूम रहे हो? अनामिका का गला सख्ता। मुजरिम ने मुंह उठाकर कहा, आप क्या सोचती हैं, शादी होना उचित है? मेरे कहने पर कुछ मुनहसर नहीं। सजली बुआ ने इस पर कुछ नहीं कहा? नहीं। सत्यवान सहसा कुछ उच्छ्वासित होकर बोला, वह अद्भुत है, अद्भुत अच्छी। मैंने अपने जीवन में इतनी उच्च कोटि की महिला नहीं देखी। देखूंगी कहाँ से, गंवई गांव का जो हूँ, कुली मजूर का काम करता हूँ। हाँ, उनके मुंह से आपके बारे में सुना, यानी शंपा देवी के मुंह से। अनामिका हंस पड़ी। अनामिका को लगा बहुत दिनों की अनावृष्टि के बाद आज बड़ी अच्छी बारिश हो गई। उत्तर है, खुशी से मन लबालब भर गया। कितना आनंद, कैसी मुक्ति। लेकिन भार ऐसे दो कामों का दे दिया जो गंध मांधन के बराबर है, फिर भी बड़ा हल्का रहता है। अब क्या किया जाए? लेकिन छोटे भैया और भाभी को बताए, यह उचित है? बेचारी किस अवस्था में है। और छोटे भैया से कह रखा है, खबर मिलते ही बताऊंगी। बात देने की बात और है, लेकिन शंपा के माँ बाप खास वैसी बुरी अवस्था में नहीं है। असल में उन्हें खबर बहुत पहले ही मिल चुकी थी। पारुल का बेटा मोहनलाल अपने मामा के यहाँ बता गया था। मामा लोगों से 7 जन्म से भी संपर्क नहीं, तो क्या हुआ? ऐसी इमरजेंसी में तो वैसा मान अभिमान तो रखा नहीं जाता। अवश्य मामा के यहाँ खबर देने का उद्देश्य ठीक मामा की दुश्चिंता दूर करना नहीं था। सोचा था खबर मिलते ही मामा बेटी को गर्दन पकड़कर ले आएंगे और उस बर्बर बंदर को पुलिस के हवाले कर देंगे। किंतु बुद्धिमान मामा उधर फटके ही नहीं। पारुल के पास है, फिर क्या है? परंतु अनामिका तो नहीं जानती थी यह चर्चा कैसे उठाए। वे यदि यह कहे कि दिखाओ तो चिट्ठी। नीचे आई। खाने के कमरे के सामने भाभी खड़ी थी। अनामिका को देखते ही बोल उठी, तुम आते ही ऊपर चली गई? एक बात कहनी थी। अनामिका चकित हुई। माजरा क्या है? कौन सी बात कहने के लिए तैयार खड़ी है? सत्यवान को किसी ने गाड़ी के साथ आते देखा है क्या? शायद देखा हो। गर्ज की ननद को वह कटघरे में खड़ा करेंगी। अनामिका ने शांत हंसी हंसकर बोला, क्या बात है, कहो। भाभी बोली, अच्छा भी रहने दो, पहले खा लो। भाभी के स्वर में कुछ करुणा हो। जैसे भी हो, जो कहेंगी खिला पिला कर कहेंगे, मतलब की बात कुछ और ढंग की है, या कि फांसी ही देंगे इसलिए। खाने का क्या हुआ हठात हुआ क्या? खड़ी होकर अनामिका ने कहा। लेकिन क्या हुआ, क्या हुआ? यह क्या अनामिका की धारणा के आसपास भी था, लेकिन नहीं होने की बात नहीं थी। 80 साल की उम्र हो चुकी सनत काका की। किंतु यही क्या सांत्वना की अंतिम बात है? उम्र हो चुकी थी, इसलिए दुनिया की क्षति के इतिहास में उनका नाम नहीं। पृथ्वी उनके चले जाने की और उदासीन दृष्टि से देखती रही। दुनिया के हिसाब से यही होता है, इसलिए दुख की तो बात नहीं। उम्र हो चुकी है। सोने के पुराने हो जाने पर उसका दाम तो नहीं घटता, पर प्रेम पुराना हो जाए तो इसकी कीमत क्या कम हो जाती है? क्योंकि वह अब प्रयोजन में नहीं आता। विचार करके देखो, शोक की मूल बात है प्रयोजनीय वस्तु को खोना। जो जितना प्रयोजनीय है उसके लिए उतना ही शोक। जो दुनिया के किसी काम नहीं आता ना आएगा, उसे अम्लान चित्त से विदा कर। उम्र हो चुकी थी कहो, आदमी तो सदा के लिए ही नहीं है। मृत्यु अमोघ है, मृत्यु निश्चित है। अतएव जिसके भीतर कर्ज का बोझ, जिसके मन में मूल्य घटने का प्रश्न, सो तो सत्य है। और यह कहना ठीक नहीं सोएगा कि ठीक इसी क्षण खाने की ताली पर बैठना मेरे लिए कठिन हो रहा है। और फिर अनामिका जानती है, इस अक्षमता के प्रकट करते ही मुट्ठी मुट्ठी सांत्वना की वाणी आकर हृदय की गंभीरतर अनुभूति पर हथौड़े पीटेगी। जिसके लिए तुम्हारी ये अक्षमता है, उसकी तो उम्र हो चुकी थी। उससे कहीं बेहतर है खाने की थाली पर चुपचाप बैठो और जितना हो सके गले के नीचे उतारो। अनामिका को इस तरह से माया ममता दिखाने का सुयोग घर को कब मिलता है? भाग्य से अनामिका का स्वास्थ्य अटूट है, लिहाजा उधर से सुविधा नहीं। लेकिन जो प्यार करते हैं उनको तो ख्वाहिश होती है कि कभी ममता की 2 बातें कहें। इसलिए जिस छोटी भाभी को छिटक उठने के अलावा बोलने की आदत नहीं, उन्होंने भी नम्र गले से कहा, जानती ही थी कि यह खबर सुनकर तुम्हारा मन खराब हो जाएगा। सच अपने काका जैसा ही तो चाहते थे, लेकिन आक्षेप का तो कुछ नहीं। आदमी को जाना तो एक दिन पड़ेगा ही। अनामिका की छोटी भाभी ज्ञान देने लगी। उम्र में अनामिका से छोटी होते हुए भी बड़े भाई की स्त्री के नाते रिश्ता मर्यादा का है। एक सांस में दूध पीकर अनामिका उठ पड़ी और बोल उठी, हाँ, तुम्हें भी एक खबर देनी थी। सुखबर। आशंपा की एक चिट्ठी मिली है। वह चंदन नगर में सजली दी के पास है। छोटी भाभी को इसलिए चौंक उठना पड़ा। क्या उठना पड़ा मतलब?
सजली दी के पास? हम लोग इधर मरे पड़े हैं, तुम्हारे छोटे भैया तो भीतर ही भीतर धरती उकट रहे हैं। अनामिका ने सिर्फ कहा, वही तो, जिस खबर के लिए रात दिन हर पल उन्मुख था, जिस खबर के लिए सारा घर मानो छलक उठने के लिए उद्वेलित हुआ था, यह खबर के एक व्यर्थ घड़ी में ही आकर पहुंची और ऐसे हास्यकर भाव से परिसमाप्ति। इतना उद्वेग, इतनी उत्कंठा, इतनी दुश्चिंता के बाद यह। बाप से नाराज होकर लड़की बुआ के यहाँ जाकर बैठी है। कैसी लज्जा! सचमुच मानो शर्म हो आई अनामिका को यह हास्यकर खबर देते। इससे तो कहीं अच्छा है कि शंपा यदि किसी विपत्ति में पड़कर बहुत कष्ट पाने की खबर देती। मन के अगोचर पाप नहीं। अनामिका को सच ही यह लगा था कि शंपा ने कहीं से विपन्न होकर चिट्ठी नहीं लिखी, अथवा शंपा गौरव के साथ क्यों यह खबर नहीं भेज सकी। बुआ ब्याह कर लिया, अब सोचा यह शुभ समाचार तुम लोगों को बताना जरूरी है, तुम्हें बताने से ही सभी जानेंगे। सो नहीं, ऐसी एक दिनहीन खबर भेजी है कि उसे बताने में अनामिका को शर्म हुई। फिर भी यह बताने के ही समय इस खबर पर यदि और एक हिमशीतल खबर नहीं आ पहुंचती। अब अनामिका किसकी सोचने बैठे, जिनके प्रति अकंठ ऋण का बोझ है और जीवन में कभी चुकाया नहीं जा सका, या जो चुकाया नहीं जा सकता, सिर्फ अपने मन में निमग्न है, सिर नवाकर स्मरण करना होता है। शंपा जानती है वह जितना भी दोष करे, जितना भी उत्पात करे, अनामिका के हृदय कोटर में उसके लिए एक अक्षर सिंहासन बिछा हुआ है। अब छोटी भाभी आक्षेप पर आई। मैं यह कहती हूँ भाई, सजली दी को क्या चुपचाप हमें यह बताना लाजिम नहीं था? हम किस स्थिति में हैं इसका पता उन्हें नहीं चल रहा? अनामिका को खंड करने की इच्छा नहीं हो रही थी। प्रकाश और शब्द के इस जगत से हटकर जरा अंधकार में पनाह लेने का जी हो रहा था, पर वह इच्छा मिटे कैसे? नहर काटकर मगर तो खुद ही ले आई। वह क्या समझ नहीं सकी? शंपा की खबर देते ही शब्द का यह मगर उन्हें ग्रास करने आएगा, सहज ही पल्ला छुड़ाकर भाग नहीं सकेगी। समझ तो बेशक रही थी, शायद इसलिए कहने में जरा आगा पीछा कर रही थी। बहरहाल भूल जाने का मान करे तो क्या हो। यदि कल सवेरे कहे, देखो घर आते ना आते यह खबर सुनकर शंपा की चिट्ठी की बात भूल ही गई तो क्या? और भी शब्दों के झुंड सामने नहीं पड़ना पड़ता। यह हिसाब तो नहीं लगता कि अनामिका के सामने किसका दाम चाहता है, जो खो गया उसका या जो खोकर लौट आया उसका। भविष्य के शब्दों के उस झुंड से डरकर आगा पीछा करके भी उन्हें अभी नहर नहीं काटा जा सकता। और ममता ने ही क्या कुछ काम नहीं किया? यह नहीं लगा कि खबर पाकर जी जाएंगे वे लोग, किंतु बच जाने से ही क्या उबर जाएगा आदमी? अनामिका ने निर्जीव गले से कहा, बात बिल्कुल सही है, शायद शंपा ही ने निहोरा करके मना किया होगा। यह भी खूब कही भाभी। छोटी भाभी के क्षण भर पहले के उस ममता बोध का अब परिचय नहीं पाया गया। वह बदस्तूर क्रुद्ध और शुद्ध गले से बोली, तुम बहनें एक दूसरे ही विधाता की गढ़ी हो। माना उसने मना ही किया, मना तो करेगी। जो लड़की बाप को तेज दिखाकर घर छोड़ेगी वह कहने से मना नहीं करेगी, लेकिन यही क्या कर्तव्य की बात हुई? नहीं हुई। अनामिका भी इसे मन ही मन स्वीकार किए बिना नहीं रह सकी। सजली दी पर एक जबरदस्त मान से उसका मन भी सख्त हो उठा। फिर भी हामी भरने के लिए एक जिम्मेदारी है। वह मानो गला मिलाकर निंदा करने जैसा लगा, इसलिए धीरे से बोली, छोरी भी तो बड़ी जबरदस्त है। अब छोटी भाभी की खास अपनी अदा से छिटक उठने का मौका मिला। बोली, कहने से तो तुम नाराज होगी, बाहर तुम्हारा कितना नाम काम है, कितना मान सम्मान। तुम्हारी बुद्धि लेकर बोलना मुझ जैसी मूर्ख को नहीं सुहाता, फिर भी बिना कहे नहीं रह जाता। बुआ के सहारे से ही छोरी वैसी हुई है। यह अभियोग तो कुछ नया नहीं। मौका मिलते ही छोटी भाभी यह कहती है, सदा कहती आई है। आज तो एक निहायत ही अच्छा मौका मिला है। सो नाम गाम वाली गणमान्य अनामिका देवी को चुप बैठने के सिवाय उपाय क्या था? छोटी बाबू ने फिर बोलना शुरू किया। अब तो और बल मिला। जिस बुआ को उसने 7 जन्म से आंखों नहीं देखा, उसका सुहाग भी जुट गया। भीतर चिट्ठी चपाटी जरूर चलती होगी, नहीं तो छोरी के इतना जो साहस कि कहाँ से आता है और वह धड़ से वहां पहुंची। खैर, तुम लोगों का क्या दोष दूं, अपना ही नसीब। अपनी ही बेटी को मैंने कभी अपने हाथों से नहीं पाया, इसलिए मन मुताबिक उसे गढ़ नहीं सकी। एकाएक धीरज का बांध टूटा। जो अनामिका के स्वभाव के विरुद्ध है वही हो गया। वह अचानक बोल उठी, बेटी को अपने हाथ में पाकर मन मुताबिक करने का नमूना भी तो देख रही हो।